गुड मॉर्निंग 7th क्लास। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुरेंद्र रानी शर्मा। आज फिर हम ऑनलाइन क्लास में अपनी व्याकरण पुस्तक में से पाठ नंबर 24 पढ़ेंगे, वाक्य रचना। सभी बच्चे पेज नंबर 147 निकाल लीजिए। 147 कक्षा 7। क्या है हमारी कक्षा 7th क्लास। आज हम अपने विषय हिंदी में व्याकरण में से पाठ नंबर 24 वाक्य रचना। वाक्य रचना जैसा कि पाठ से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि आज हम वाक्य को बनाना सीखेंगे। वाक्य हम साधारण भाषा में बोलते हैं, लिखते हैं। अब हम 7th क्लास में आ गए। हम अब व्याकरण में क्या नियम होते हैं वाक्य के, वाक्य सही वाक्य कौन सा होता है, हम शुद्ध हिंदी कैसे लिख सकें, शुद्ध वाक्य कैसे बना सकें, ये सब जानकारी के लिए हमें वाक्य रचना लेसन समझना बहुत आवश्यक है। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे तो बहुत सरल है ये, और ध्यान नहीं देंगे तो आपके समझ से बाहर होगा। तो हमें अच्छी हिंदी और एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स लेने हैं, ये सब सीखना है। तो हमें ध्यान से ये वीडियो देखनी है और सुननी है। तो सभी ने पेज नंबर 147 निकाल लिया होगा, पाठ नंबर 24। तो देखिए, पढ़िए और समझिए। फर्स्ट चित्र में हम क्या देख रहे हैं? रोहन सड़क पर साइकिल चला रहा है। चित्र में हम देख रहे हैं तो वो हमने बोल दिया, तो ये एक वाक्य बन गया। दूसरा चित्र हम देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हमने एक वाक्य बोल दिया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चित्र को देखा है। या हम अपने आसपास या अपने दोस्तों मित्रों के साथ या पुस्तक में जो भी देखते हैं, जो भी हमें कुछ अपने मन के भाव प्रकट करने होते हैं, कुछ बोलना होता है, तो हम एक वाक्य में बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा चित्र है बिल्ली दूध पी रही है। तो हमने देखा कि चित्र में बिल्ली दूध पी रही है, उसको हमने देखा और वैसे ही उसका वाक्य बना दिया। तो उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त सभी शब्द सार्थक हैं, यानी सबका अर्थ है, सही है, जो हम बोल रहे हैं वो सार्थक शब्द हैं। तो तथा वे इसी प्रकार व्यवस्थित हैं कि अर्थ को पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहे हैं। व्यवस्थित मतलब जो जहाँ पर जिस शब्द को बोला जाना था हमने वैसे ही बोला है व्यवस्थित क्रम में। तो वो अपना जो अर्थ है कि बिल्ली दूध पी रही है, तो हम समझ रहे हैं कि हाँ बिल्ली दूध पी रही है। यदि मैं चित्र को देखती और ऐसे बोलती कि इसमें तो एक दूध है और रही है, पी है, बिल्ली है, अलग अलग बोल देती ना, तो वो वाक्य सही नहीं बनता। अब ये अगला फर्स्ट वाक्य था कि रोहन सड़क पर साइकिल चला रहा है, तो मैं चित्र को देख कैसे बोलती कि सड़क दिखाई दे रही है, सड़क है, ऊपर एक लड़का बैठा है, उसका नाम रोहन है और साइकिल पर बैठा है, चला रहा है, चला। अलग अलग बोल देती तो व्यवस्थित क्रम से शब्द नहीं लगते और ना ही उनका कोई अर्थ सा निकलता। तो जो सार्थक शब्दों के साथ और व्यवस्थित रूप से जो शब्द लगकर एक वाक्य की रचना करते हैं वे वाक्य होते हैं, वे ये सभी वाक्य हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों के व्यवस्थित क्रम एवं सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्या डेफिनेशन है इसकी? शब्दों के व्यवस्थित क्रम, शब्दों के व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित क्रम एवं सार्थक समूह को एवं सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब हमने इस डेफिनेशन को अच्छे से समझना है कि शब्दों के व्यवस्थित क्रम, क्रम मतलब जहाँ पर उनका स्थान है उसी स्थान के अकॉर्डिंग हम उनको लिखते हैं और उनका कुछ ना कुछ सार्थक मतलब
सही अर्थ, कुछ उनका मतलब होना चाहिए उस शब्दों का जिनको हमने क्रम से लगाया है, तभी वे एक वाक्य बनता है, तो उसको वाक्य कहते हैं। अब वाक्य रचना, कर्ता और क्रिया वाक्य के अनिवार्य अंग हैं। कर्ता जैसे मैं बोल रही हूँ या लिख रही हूँ, काम कर रही हूँ, काम करने वाला कर्ता, और क्रिया जो काम किया जा रहा है, ये दोनों वाक्य के अनिवार्य अंग हैं। इनके बिना वाक्य बनता ही नहीं। या तो उस वाक्य को, उस काम को कोई करने वाला होगा, उसका नाम लिया जाएगा, फिर वो क्या कर रहा है वो वहाँ क्रिया होगी, तो ये दोनों तो इसके अनिवार्य अंग हैं। इनके बिना वाक्य नहीं बनते। वाक्यों की रचना के लिए इन दोनों तत्वों का होना आवश्यक है। कौन से दोनों तत्व? कर्ता और क्रिया। लेकिन वाक्य में और भी अनेक तत्व होते हैं। अब ध्यान दीजिए, कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भागों में बांटा है। कर्ता और क्रिया के आधार पर, कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य दो प्रकार के हैं। नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। तो पहला प्रकार कौन सा है? उद्देश्य, और नंबर 2 क्या है? विधेय। आप उद्देश्य और विधेय क्या है इनको अच्छे से समझ लो कि कर्ता में और क्रिया के आधार पर जो दो भाग है, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य क्या है? जिसके विषय में कोई बात की जाए, कोई भी हो सकता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं। अब देखो चित्र के माध्यम से समझाया गया है। रोमा कार चलाती है, किसके कर्ता कौन है इसमें? रोमा। तो किसके बारे में बात की जा रही है? रोमा के बारे में। वो क्या कार चलाती है? बस रोमा कार चलाती है। तो उद्देश्य क्या है? रोमा। रोमा उद्देश्य है और वो काम क्या कर रही है? क्रिया क्या कर रही है? कार चलाती है। रोमा यानी कर्ता, कर्ता ही उद्देश्य है और क्रिया विधेय होता है। मोटी सी बात यही है, कर्ता और क्रिया के आधार पर है ना वाक्य रचना। तो कर्ता जो करने वाला होता है वो क्या है? उद्देश्य है, और क्रिया जो काम हो रहा है, जो वो कर रहा है, वो है उसकी जो क्रिया है, वो उसका विधेय। तो आगे आपको समझ में आ जाएगा, इस बात को ध्यान में रखोगे तो। अब राधिका पढ़ रही है, तो इसमें कर्ता कौन है? राधिका। और राधिका क्या काम कर रही है? क्रिया क्या कर रही है? पढ़ रही है। तो राधिका इसका उद्देश्य हो गया। घोड़ा दौड़ रहा है। अब किसके बारे में बात हो रही है? घोड़े के बारे में। तो घोड़ा इसका कर्ता है ना, तो कर्ता इसका उद्देश्य हो गया। और वो काम क्या कर रहा है? क्रिया क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, तो ये इसका विधेय होगा। तो उपयुक्त वाक्यों में रोमा, राधिका और घोड़ा शब्दों के विषय में बात हो रही है, ऐसे शब्दों को ही उद्देश्य कहते हैं। अब ख पार्ट है हमारा विधेय। उद्देश्य सबको क्लियर हो गया? उद्देश्य क्लियर हो गया सबको? जो कर्ता होता है, जिसके बारे में बात की जा रही होती है, वो वाक्य में उद्देश्य होता है वाक्य का। और विधेय, अब हम विधेय के बारे में जानकारी लेते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए। अब उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य कौन है? कर्ता है, जो काम जिसके विषय में कोई बात की जाती होती है, यदि वो उसके बारे में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे अब देखो नीचे चित्रों में सोनल नाच रही है, तो डार अक्षर में सोनल कर्ता है, उद्देश्य है, वो क्या काम कर रही है? नाच रही है, तो ये इसका नाच रही है, इसका विधेय हो गया। सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, उद्देश्य है सैनिक, यानी कर्ता सैनिक है और वो काम क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं, तो ये इसका विधेय हो गया। ऐसे ही माँ आज छोले भटूरे बना रही है, तो माँ क्या है? इसका उद्देश्य है, कर्ता है, और काम क्या कर रही है माँ? आज छोले भटूरे बनाने का, तो वो उसका विधेय हो गया। समझ में आ गया सबको? विधेय, उद्देश्य और विधेय। वाक्य कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य दो भागों में बांटा है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य काम करने वाला कर्ता,
जिसके विषय में बात की जाती है और जो कुछ वो कर रहा है उसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वो उसका विधेय होता है। अब पेज नंबर नेक्स्ट निकालिए 148। इस विवरण से हमें जानकारी मिलती है कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में दी गई समस्त जानकारी को विधेय कहते हैं। अतः नाच रही है, आगे बढ़ रहे हैं, आज छोले भटूरे बना रही है, ये सभी विधेय हैं। वाक्य विस्तार, वाक्य में उद्देश्य और विधेय के विस्तार के रूप में भी अनेक शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे वीर, सैनिक क्रूर शत्रु को दूर तक खदेड़ता चला गया। अब इसमें वीर आ गया और बीच में क्रूर आ गया और दूर तक, इनको गोला क्यों लगाया है? क्योंकि इसके अंदर हमारे अन्य चीज़ें जो व्यवस्थित क्रम से जोड़नी है वो आ गई। देखिए, सैनिक उद्देश्य है पर वीर उद्देश्य का विस्तार विशेषण है। इसी तरह शत्रु को खदेड़ना विधेय है, जबकि क्रूर और दूर तक विधेय का विस्तार है। अतः हम क्या कहेंगे? उद्देश्य का विस्तार, जो शब्द उद्देश्य की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे उद्देश्य के विस्तार होते हैं। जैसे उद्देश्य लड़का, नीली कमीज वाला लड़का अकेला लड़का था, अब हमने उद्देश्य का विस्तार करना है तो लड़के को क्या बना दिया? नीली कमीज वाला लड़का। और फुटबॉल खेल रहा है। आप फिर उद्देश्य का विस्तार, फिर हमने लंबा लड़का लिया है, लंबा अकेला उद्देश्य क्या है? लंबा लड़का करता है जो, परंतु उसका विस्तार करना है तो हम उस लंबे लड़के को क्या बोलेंगे? 10 नंबर जर्सी वाला लंबा लड़का, 10 नंबर जर्सी वाला लंबा लड़का। बाकी वही फुटबॉल खेल रहा है, ये उसका विधेय है। तो वैसे ही है। अब विधेय का विस्तार करेंगे तो विधेय के अंदर कुछ जोड़ेंगे। अब देखो, उपयुक्त उदाहरणों में आपने देखा कि लड़का उद्देश्य को किस तरह विस्तार दिया जा रहा है। ऐसे विस्तार को ही उद्देश्य विस्तार कहते हैं। उद्देश्य के विस्तार में ज़्यादातर विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विशेषण जो उसकी कुछ विशेषता बताए, कर्ता की कुछ विशेषता बताने वाले शब्द, लंबा लड़का, जर्सी वाला ना, तो ये सब, जैसे वीर है तो भी उसका विशेषण है। तो ये सब उद्देश्य, हमने उद्देश्य का विस्तार बनाना सीखा। सबको समझ में आ गया? उद्देश्य का विस्तार जो कर्ता होता है उसके साथ जो हम उसकी और बातें उसके विशेषण रूपी शब्दों से जोड़ देते हैं तो उद्देश्य का विस्तार हो जाता है। अब हम समझेंगे विधेय विस्तार। जो शब्द क्रिया के कर्म या विशेषण होते हैं वे विधेय विस्तार कहलाते हैं, विशेषण होते हैं। जैसे उद्देश्य में कृष्ण है तो कृष्ण माखन चुराते हैं, विधेय अकेला माखन चुराते हैं। तो अब इसके अंदर हमने इसकी और विशेषता क्या लगा देंगे? कृष्ण चुपके से माखन चुराते हैं। फिर कृष्ण चुपके से सारे घरों का माखन चुराते हैं, तो विधेय का विस्तार हो गया ना। जो वो काम कर रहे हैं उसके अंदर जो भी हम उस काम की कुछ विशेषण शब्द लगाकर उसकी जोड़ देते हैं तो वो, जैसे चुपके से विशेषता होगी ना, धीरे धीरे चुपके से सारे घरों का, तो ये इसका विधेय का विस्तार हो गया। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है कि विधेय को विशेषण, अपव्यय तथा कर्मों के माध्यम से विस्तार प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रक्रिया को विधेय विस्तार कहते हैं। अब ये भी जाने, पदक्रम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पदक्रम ये आपके 9th में, 8th 9th 10th में आएंगे। यहाँ दिखाई दे रहा है, लिख दो या इसको मिटाना पड़ेगा। यहाँ लिखती हूँ, पदक्रम। पद में होता है शब्द, यहाँ पद से हम शब्द से लेंगे। शब्द, पद का अर्थ क्या है? शब्द, और क्रम, उसको क्रम से लगाना। वाक्य रचना में पद क्रम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पहले वाक्य में क्या पढ़ा था हमने? कर्ता और क्रिया का, जिसमें कर्ता को उद्देश्य और क्रिया क्या था? हमारा विधेय। ये तो हमने वो पढ़ा। अब पदक्रम क्या है? वाक्य रचना में पदक्रम का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पदक्रम है क्या, ये समझो। यदि व्यवस्थित क्रम को ध्यान नहीं रखा जाता तो वाक्य अशुद्ध और
अर्थहीन हो जाता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में चित्र देखकर बताया ना कि बिल्ली दूध पी रही है, तो इसको हम आगे पीछे शब्दों को लगा देंगे तो ना तो उसका कोई वो वाक्य शुद्ध बनेगा, अशुद्ध हो जाएगा, और अर्थहीन उसका कोई अर्थ भी नहीं होगा। तो इसलिए पद कर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। अब पद क्या है? पद कर्म समझने के लिए सबसे पहले यह जान लें कि वाक्य में आए व्याकरणिक शब्द, वाक्य में सारे ही शब्द आते हैं। संज्ञा भी आती है, सर्वनाम भी आता है, कर्ता भी आता है, क्रिया भी आती है, विशेषण भी आता है ना। अब सभी बच्चों को 7th क्लास में हो गए, मोटे तौर पर याद होगा संज्ञा किसे कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान था भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कई प्रकार की है ना, वो सारी आपको याद होनी चाहिए। फिर संज्ञा के आगे सर्वनाम, सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं वे सर्वनाम होते हैं। फिर सर्वनाम क्या है? विशेषण, विशेषण आता है तो विशेषण क्या है? ये छोटी छोटी सारी चीज़ें हैं जो आप फर्स्ट सेकंड से पढ़ते आ रहे हो। ये सारी पद क्रम में ये सारी संज्ञा, विशेषण, क्रिया, ये सब कुछ होता है, वो ही पद क्रम है, वो ही पद कहलाते हैं जो जिसमें ये सारे व्याकरण के शब्द होते हैं। फिर है विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ये भी कई प्रकार के होते हैं। फिर क्रिया क्या है? कर्ता क्रिया, जिस शब्द में किसी काम के, वाक्य में जिस काम के करने या होने का पता चले वो क्रिया शब्द या वाक्य हैं। इसी तरह कर्ता है, कर्ता काम करने वाला है ना। तो ये सारी चीज़ें जिस वाक्य में होते हैं वो वाक्य पदक्रम व्यवस्थित रूप से होती है, तो वो पदक्रम है, पद कहलाते हैं। पदक्रम के लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें, इसको ध्यान से एक बार आप सुनोगे ना समझ में नहीं आएगा, इसको अच्छे से 2-4 बार पढ़ना फिर समझ में आएगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट हमारा क्रिया का प्रयोग कर्ता के बाद होता है। पहले जो करने वाला होता है कर्ता, वो सबसे आगे होएगा, जो काम हो रहा है वो उसके बाद होगा। तो क्रिया का प्रयोग कर्ता के बाद में होता है। दूसरे नंबर पर कर्म का स्थान कर्ता और क्रिया के बीच में होता है। जो काम हो रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं करता हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ क्रिया होगी, और उसके बीच में क्या है? कर्म है। जो काम कर रही हूँ पढ़ाने का वो बीच में है कर्म। तो कर्म किसके बीच में होता है? कर्ता और क्रिया के बीच में। दो कर्म होने पर गौण को मुख्य कर्म से पहले रखते हैं। यदि एक ही वाक्य में दो काम आ गए, काम दो कर्म हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके जो मुख्य कर्म है ना वो पहले रखा जाता है। दो कर्म होने पर गौण को मुख्य कर्म, जो बात गौण है मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उसको बाद में, और जो मुख्य कर्म है उसको पहले रखा जाता है। क्रिया विशेषण का प्रयोग संबंधित क्रिया से पहले आता है। जो क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। जैसे क्रिया है मैं दौड़ता हूँ तो मैं तेज़ दौड़ता हूँ, तो इसका प्रयोग संबंधित क्रिया से, जो क्रिया है मैं दौड़ रही हूँ तो दौड़ना क्रिया है, और क्रिया विशेषण तेज़ दौड़ती हूँ तो तेज़ क्रिया विशेषण, विशेषण से पहले क्रिया विशेषण तेज शब्द आ जाएगा। पर सरक का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया के बाद में आता है। पर सरक शब्द होते हैं जो उनका प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन क्रिया के बाद में आते हैं। अब छठा है हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग दो वाक्यों और शब्दों के बीच में किया जाता है। अब संबोधन, किसी को बुलाना, और विस्मय आदि बोधक शब्द जैसे शाबाश, अरे, वाह, उफ, ऐसे विस्मय, आश्चर्य पैदा करने वाले जो शब्द हैं इनका प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है। और विस्मय आदि बोधक निशान लगाए, शाबाश बच्चों तुम आज जल्दी आए, है ना। तो जो भी विस्मय आदि शब्द हैं वो, और संबोधन है अरे इधर आओ, अरे संबोधन है अरे के बाद विस्मय बोधक चिन्ह लगा दिया अरे, तो ये शब्द कहाँ आते हैं? वाक्य के आरंभ में आते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। वाक्य के भेद भाग 2 पार्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है आपका। तो वाक्य के भेद रचना के आधार पर और वाक्य परिवर्तन अर्थ के आधार पर ये नेक्स्ट सेकंड वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे जो आज समझाया है वाक्य रचना, विधेय, उद्देश्य और विधेय और पदक्रम, ये अच्छे से एक बार रीडिंग लगा लेना,
फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वाक्य के भेद पढ़ेंगे। बाय। सभी बच्चे ध्यान से लेसन को समझना।